जी जी। ओके। बहुत बहुत नमस्ते विंता जी। टू स्टार्ट विद विंता जी, हमने कुछ महीनों पहले हेमा रिपोर्ट के बारे में सुना, और उसके बारे में काफी सारे आर्टिकल्स आए। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसके बारे में सुना होगा। बट उसका गहराई जो है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी और महिलाओं के ऊपर जो शोषण होते हैं उसके ऊपर काफी रिसर्च होता है, पेपर्स निकलते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को बहुत ही इम्पोर्टेंट कहा गया है इस समय के लिए और आगे के समय आने के लिए। तो सबसे पहले आप हमें एक एटलीस्ट इसका जो फाउंडेशन जो है, हेमा रिपोर्ट है, वो क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में जरा बताइए हमें। जी जी जी। सबको बहुत बहुत नमस्ते। थैंक यू पल्लवी मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे अपीयर हो रही हूँ और बात भी करने लगी हूँ। अम, तो हेमा कमेटी रिपोर्ट जो है वो मीट आपने सबने मीटू मूवमेंट के बारे में तो सुना होगा, जो 2018 में हुआ था और बहुत ही मतलब पूरे देश में एकदम सेंसेशनल हो गया था कि मतलब मीटू में कितनी लड़कियां बाहर आ रही थी। हेमा कमेटी जो है ये रिपोर्ट का जो ओरिजिन है वो उससे भी पहले का है। 2017 में आप में से किसी को याद होगा, शायद कि कई लोगों को याद नहीं होगा। बहुत बड़ी एक स्टोरी मीडिया में निकली थी जिसमें एक एक्टर थी भावना करके, लेडी थी, एक्ट्रेस, और वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, हैं। और वो एक दिन अपने यहाँ शूटिंग से अपने घर की तरफ लौट रही थी, जबकि उनकी गाड़ी को तीन चार लोगों ने, मर्दों ने रोका और उनको गाड़ी से बाहर खींच के निकाला और फिर किडनैप किया, एबडक्ट किया। और फिर कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा और लोग ढूंढते रहे वो कहाँ है। फाइनली पता चला कि वो किडनैप हो गई थी, उनको छोड़ दिया गया बाद में। लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ, इससे लोग एकदम शॉक में रह गए थे कि एक औरत के साथ और एक इतनी बड़ी महिला, इतनी बड़ी एक्ट्रेस जो है उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। और आप सबको मालूम होगा कि जब एक बार एक खबर बनती है, वो आती है, सनसनाहट किस तरह चलती है, 10-15 दिन चलती है, उसके बाद कोई और हेडलाइंस होती है, टेक ओवर हो जाती है, और लोग आगे बढ़ जाते हैं, दुनिया आगे बढ़ जाती है, और ये जो खबर होती है जिसकी वजह से 10-15 दिन हम लोग सब पूरी तरह से उसमें पूरी गहराइयों में चले जाते हैं, एकदम से फट से बाहर निकल के हम भी आगे अगली हेडलाइन के साथ निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भावना की अबडक्शन के साथ, क्योंकि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में ये एक टिपिंग पॉइंट था। टिपिंग पॉइंट इसलिए क्योंकि कई सालों से, मतलब बोल सकते हैं दशकों से, मतलब 10-15 साल उससे पहले से अ, अ, जो फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियां थी, जो लेड एक्ट्रेसेस थी, और बाकी की मतलब फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस, हम लोग ज्यादातर एक्ट्रेसेस को ही देखते हैं, लेकिन उसके पीछे हर डिपार्टमेंट में महिलाएं काम करती हैं। कैमरा, आजकल तो कैमरा काम का भी काम करती है, लाइटिंग का भी काम करती है, साउंड का भी काम करती है, और हर डिपार्टमेंट में महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही थी। अलग अलग किस्म की नाइंसाफी हो रही थी। कई जगह पे ऐसे था, कास्टिंग काउच है, कास्टिंग काउच तो ठीक है एक्टर्स के लिए है, लेकिन आप डायरेक्ट असिस्टेंट डायरेक्टर भी अगर महिला हो तो उससे एक्सपेक्टेशन होती थी कि डायरेक्टर को फेवर करे, कुछ फेवर दे, ऐसा कुछ करके। तो बहुत सारा उसके पीछे बातचीत बहुत ज्यादा चली, और लोगों ने बोला कि ये एक टिपिंग पॉइंट है, अभी इसको इधर छोड़ना नहीं है। तो प्रेशर डाला गवर्नमेंट के ऊपर भी, पुलिस के ऊपर भी, महिलाओं की ग्रुप्स बने। एक बहुत ताकतवर ग्रुप बना, विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव, जो कि एक 3-4 एक्टर्स, डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स ने मिलके, औरतों ने मिलके एक विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव फॉर्म किया। पार्वती थिरुवोथु करके, रीमा कलिंगल करके, रेवती जी को करके, पद्म प्रिया, जानकी रमन करके, गीतू मोहनदास, अंजलि मेनन, बीना पॉल, ये लोग सब ने मिलके ये विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव फॉर्म किया। और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल डाल के और पुलिस के ऊपर प्रेशर डाल डाल के इतनी तक बात निकाली कि ये जो भावना को जो किडनैपिंग किया था, वो किसने किया था, उसके पीछे था कौन।
निकल के आया कि एक बहुत बड़ा एक्टर वहां का दिलीप करके वो आ, इस उसके किडनैपिंग के पीछे उसका नाम निकला। लेकिन जैसे आप लोग सब जानते हैं कि हर ऐसे किसी इंसिडेंट में बहुत सारे लोग अगर काम कर रहे होते हैं सच्चाई को बाहर निकालने के लिए, ऐसे वाले इंसिडेंट्स के पीछे उससे कई ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो सच्चाई को छुपाने में मदद करते हैं। वैसे ही हुआ दिलीप के पीछे सारी एक्टर की कम्युनिटी, जितने भी मर्द से जितने एसोसिएशन थे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ तक कि उसका पॉलिटिकल पॉलिटिकल भी काफी उसका नाम था, तो पॉलिटिकली भी वो बहुत ताकतवर था, तो उसको सपोर्ट मिला। और ये केस बनने के बावजूद, एफआईआर होने के बावजूद आज तक चल रहा है। मतलब ये केस को इधर उधर करते रहे करते रहे करते रहे, लेकिन ये जो विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव जब तक बन चुका था, ये जो 6-7 लेडीज थी, इनके साथ मिलके जो पूरे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की विमेन ने ज्वाइन करके प्रेशर डाला, तो गवर्नमेंट के पास और कोई चारा नहीं था बट के एक हेमा, जस्टिस के हेमा करके हैं, उनको एक उनको बोला कि एक रिपोर्ट निकालो। क्योंकि जब ये लोग प्रेशर इतना डाला उन्होंने और बिल्कुल चुप नहीं हुए, हेडलाइंस बदलने के बावजूद ये लोग पीछे पड़े रहे कि हमको जस्टिस चाहिए, हमको जस्टिस चाहिए, हमको जस्टिस चाहिए, और दिलीप का नाम बार बार निकालते रहे, इसके बावजूद के हेडलाइंस बदलते गए। तो गवर्नमेंट के पास भी कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने एक हेमा कमेटी रिपोर्ट निकालने का फैसला किया, और जस्टिस के हेमा है उन्होंने उन्हें दिया। 2017 से लेके 2019 तक जस्टिस के हेमा ने सैकड़ों फिल्म इंडस्ट्री, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की औरतों के इंटरव्यूज किए, उनसे बातचीत की। अ, अ, चुप्पी में की, क्योंकि काफी लोग बाहर नहीं आके बोलना चाहते थे, क्योंकि ऐसे माहौल में ऐसे भी होता है कि आप अगर आके कुछ बोलेंगे तो आपकी नौकरी को खतरा है, नौकरी को खतरा है तो फिर आपके पास काम नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे। लोगों के घर चलते हैं आजकल, औरतें भी कई घर, मतलब दे आर इक्वल पार्टनर्स इन रनिंग अ हाउस, तो लोग डरते हैं, औरतें डरती हैं बोलने से। सो उन्होंने पूरा उनको कवर दिया, उनके साथ इंटरव्यूज किए, उनसे बातचीत किए, और कई बातें निकल के आई, कई सारी बातें, कैसे कि मर्दों का व्यवहार कैसे होता है औरतों के साथ, कैसे कि औरतों को एक ही काम करेंगी जो मर्द करते हैं, लेकिन उनको सैलरी आधे से भी कम मिलेगी, मर्द को डबल मिलेगी। जो हालात है इंडस्ट्री के, जैसे कि स्टूडियोज हैं, एडिटिंग रूम्स हैं, जहां भी वो लोग स्टूडियोज में मतलब लोकेशंस वगैरह में काम करते हैं, वहां बाथरूम्स नहीं है, बाथरूम्स हैं तो उनकी हालत खराब है, और लेडीज ऐसे नहीं कहीं भी बाहर जा सकते। लेकिन ये चीज मेरे साथ भी हो चुकी है, क्योंकि मैं तो 1980s और 90s में काम करती थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। हमको और कोई चारा नहीं था, हमको बाहर जाके अपने फ्रेंड्स लोग को बोलना पड़ता था कवर करो, और हम जाके पेशाब तक करते थे। मतलब ये था, और आज के दिन में भी ऐसा है, तो वो तो एकदम मानने को लिए मन नहीं तैयार होता कि आज भी ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये सारी बातें रिपोर्ट में निकल के आई, ये सारी चीजें औरतों ने बताई कि हमारे साथ कितना दुर्विवाह वो हो रहा है कि हम लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं। अब 2019 में रिपोर्ट तैयार हो गई, और 2018 में, उससे पहले अगर आप लोगों को याद होगा, 2018 के अक्टूबर में, इसी महीने में मीटू मूवमेंट एकदम इरप्ट हुआ था। और मीटू मूवमेंट में बहुत सारी लड़कियों ने आके, बॉलीवुड की लड़कियों ने आके अपने साथ जो बुराइयां हुई थी उनमें वो मीडिया में लाके बोला था। तनुश्री दत्ता ने कहा, मैंने कहा, डायना सोर्स, हम लोग के साथ जो जो बुरी चीजें हुई थी हमने सब आके बताई, पूरा मीडिया सपोर्ट हमारे साथ रहा। लेकिन हमको वो अगेन हमारे मीटू मूवमेंट के साथ भी क्या हुआ, एक महीने तक मतलब एकदम तूफान की तरह वो खबर फैली, और पूरे मीडिया का सपोर्ट, सबका सपोर्ट था। और एक महीने के बाद धीरे 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 करके जो हेडलाइंस होती हैं वो बदल गई। मीटू मूवमेंट 3-4-6 महीने में गायब हो गया। और ये हेमा कमेटी रिपोर्ट थी जो मार्च 2019 में तैयार हुई थी, और 2019 में तैयार होते ही
इतना प्रेशर जो बाकी के मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज के एसोसिएशंस था, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर डाला कि 2019 में हेमा की कमेटी रिपोर्ट को गायब कर दिया गया, मतलब सप्रेस कर दिया कि मतलब इसको निकालना नहीं है, पब्लिक पब्लिश नहीं करी की जाएगी, ये रिपोर्ट पब्लिक के पास नहीं जाएगी। ठीक है, अभी हेमा कमेटी रिपोर्ट सारी फाइंडिंग्स लेके कि औरतों के साथ क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, और कैसे कैसे उनके उनके लिए लीगल स्ट्रक्चर्स खड़े करने चाहिए, और कैसे कैसे उनको श्योरिटीज मिलनी चाहिए कि मतलब उनकी सेफ्टी का, उनको उनकी राइट्स का, उनकी पेमेंट का, उनका वो सब जो रिपोर्ट में था उसको सब सप्रेस करके अंदर कर दिया। लेकिन फिर भी जो WCC है, जो विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव है, ये जो 5-6 लेडीज थी, इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, पीछे पढ़ पढ़ के फाइनली अब जाके 2024 में 1 महीने या 1.5 महीने, पल्लवी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, या शायद 2 महीने पहले तो मैं ये रिपोर्ट बाहर निकली। नहीं। बाहर निकली तो पटाखे फूटे, मतलब कि इतनी ज्यादा सच्चाई इस रिपोर्ट में है। और पूरा क्रेडिट जाता है WCC की जो लेडीज हैं, उनके उनको पूरा क्रेडिट जाता है, तो कि उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा और गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर डाला कि उनको पब्लिक करनी ही पड़ी रिपोर्ट। करते ही हालत खराब हो गई, पूरी इंडस्ट्री में तहलका मच गया। और पूरी इंडस्ट्री के जितने एसोसिएशन थे, मतलब इतने बड़े बड़े एक्टर, मोहनलाल तक करके, और ये रिपोर्ट में सारी बातें निकली, सिस्टेमिक सेक्सिज्म, जेंडर बेस्ड वायलेंस, हैरेसमेंट, फॉर्मल लीगल प्रोटेक्शन नहीं है औरतों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में औरतों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, वो सब हुआ, वो सब निकला। और पता चला कि यहाँ पे तहलका मचते ही पूरा जो हमारा फिल्म इंडस्ट्री के एसोसिएशंस थे, फिल्म फिल्म एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ केरला, अम्मा करके उनका एक एसोसिएशन है, AMMA, एक्टर्स का एसोसिएशन है, इस ये सब डिसॉल्व हो गए। और जितने भी जो लीडर्स थे जिन्होंने सप्रेस करके रखी, मतलब गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला था, रिपोर्ट को सप्रेस किया था, और दिलीप को आज तक प्रोटेक्शन मिली है, आज तक उसके खिलाफ केस चल रहा है, लेकिन उसको कोई कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, वो पूरा फ्री। शुरू शुरू में 2-4 महीने जेल में काट के आया, लेकिन अभी खुलेआम घूम रहा है। ये लोग सब जो है जिन्होंने प्रोटेक्ट किया था इस चीज को, ये लोग सब रेजिग्नेशन दे करके बैठ गए हैं। और अभी फिलहाल हेमा की कमेटी रिपोर्ट को अब कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जैसे पल्लवी जी कह रही थी कि एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट ये एक मोमेंट है महिलाओं की राइट्स की मूवमेंट में, जो कि शुरू हुआ था, अगर हम सबको याद है तो भवरी देवी के साथ शुरू हुआ था, जो 1992 में उनके साथ रेप हुआ था, और गैंग रेप हुआ था, और उधर से हमारे विशाखा कमेटी का सिलसिला चला था। और फिर जस्टिस सुजाता मनोहर बैठी थी उस टाइम पे, और तब वो विशाखा कमेटी रिपोर्ट निकाली थी, और जाके 2013 में वो इम्प्लीमेंट हुआ था विशाखा कमेटी। तो उसके उसको देखते हुए हेमा कमेटी रिपोर्ट जो अब आई है, वो अब बहुत ही ज्यादा जरूरी रिपोर्ट है। और यहाँ से कोई भी चीज पीछे नहीं जा सकती, आगे ही बढ़ेगी। दैट इज इन सम अप अबाउट द हेमा कमेटी रिपोर्ट। Thank you for giving such a detailed background to such a long fought report that has now come out. ऑफ कोर्स। तो अभी हमारे साथ जितने हमारे साथी जुड़े हैं, सारे पॉलिटिशियंस हैं, तो उनको ये तो जानने का बहुत ये होगा कि ये एक मूवमेंट है ना? हम्म। जो जो कुछ औरतों ने शुरू किया था, इसमें करेक्ट। काफी सारे स्टेक होल्डर्स हैं। ये औरतें खुद हैं जिनके ऊपर बीती है, जो शायद ये औरतों पे भी बीती है, वो हैं। फिर एक जस्टिस हेमा भी है जिनको हम्म। कन्विंस किया, उनका इन्वेस्टिगेशन चला। फिर उसके बाद ये सारी जो बॉडीज हैं, इंडस्ट्री बॉडीज हैं, जो शायद उनके खिलाफ थे लेकिन बाद में खुद जब बाहर आ ही गया तो डिसॉल्व भी हो गए। फिर हम्म। ओल्डर ये हैं जो पितृसत्ता लेके घूमते हैं, वो लोग हैं। नए लड़के हैं, क्योंकि मलयालम इंडस्ट्री हमेशा प्रोग्रेसिव कहा जाता है उनके हम्म। जो कंटेंट निकलता है उसके वजह से। लेकिन नए जनरेशन के भी सुना है कि पुरुषों ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि सबको बहुत डर था कि हमारे करियर पे क्या होगा, है ना? करेक्ट। तो हाँ। आप हमें ये बताइए कि लेकिन एक मूवमेंट जो है, ये हम्म। मूवमेंट लॉन्ग ड्रॉन है,
इसकी शक्ति, क्योंकि आपने शायद बहुत उनके साथ कभी बात किया होगा, ये जो औरतों के साथ भी बात किया होगा, तो क्या वो शक्ति है और क्या वो परसिवियरेंस है और क्या क्या ताकतें उनके साथ जुड़ती रही जिसकी वजह से ये आगे बढ़ता रहा? सो मेन थिंग मूवमेंट का यही होता है, जो मैंने शुरुआत में थोड़ा बताया कि एक बार जब खबर आती है बहुत बड़ी बन जाती है, तहलका मच जाता है, सनसनीखेज हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद फिर उसी रफ्तार से वो एकदम खत्म हो जाती है। और कई मूवमेंट ऐसे हैं जो चालू होते हैं ऐसे टाइम पे, लेकिन जैसे खबर दब डूबने लगती है, वैसे ही वो मूवमेंट भी डूबने ही लग जाता है। हम्म। इधर सबसे बड़ी बात जो हुई वो हुई कि जो एक मौका था उस टाइम पे जब भावना के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ। तो ये जो 6 औरतें और 7 औरतें हैं, इन्होंने मिलके जो विमेन्स इन सिनेमा कलेक्टिव खड़ा किया और उसको फॉर्मलाइज किया। ऐसा नहीं है कि हाँ हम एक मूवमेंट में चल निकले, लेकिन उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। हम्म। तो एक वो बहुत जरूरी चीज होती है जब हम एक मूवमेंट बनाए। मूवमेंट के को लीगली ताकत देने के लिए हमें उसको पैर पे खड़ा करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जैसे ही इन लोगों ने अपना ये विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव खड़ा किया, उसको एक लीगल एंटिटी बनाया, उसको एक ट्रस्ट किए बनाया, या सोसाइटी बनाया, जो भी कुछ किया, अब वो लोग मेंबरशिप ले सकते थे। और क्योंकि ये सेंसिटिव बहुत थी औरतें, क्योंकि खुद औरत होने का ये आपको पल्लवी आप भी एग्री करेंगी, ये जरूरी होता है कि आप दूसरी औरतों को समझ सकती हैं कि अगर वो चुप है तो क्यों चुप है। आप हम्म। उसको बेवजह अक्यूज या ब्लेम नहीं करेंगी कि ये चुप क्यों नहीं बोल रही, क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि आप समझते हैं कि मतलब आप हम भी फैमिली में हैं, इंडस्ट्री में हैं, बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जो हम लोगों को एनकरेज करते हैं या हमारी आवाज को दबाते हैं। हम्म। तो हम इन्होंने बड़ी समझदारी से मेंबरशिप बढ़ाई, लेकिन कई उनमें हजारों औरतें थी जिन जो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो मेंबर हैं। हम्म। अच्छा। लेकिन उन्होंने ताकत बढ़ा ली और मेंबर साथ में ले लिए। ओके। और जरूरी नहीं है आपको नाम डिक्लेयर करने हैं कि हर झंडा लेके हर चीज को लेके। तो इन्होंने चुपचाप 2017 में ही WCC एस्टैब्लिश किया, और भरपूर औरतें इधर आईं और उन्होंने अपना मेंबरशिप फॉर्म भरा और मेंबर बन गई। तो इनकी ताकत बढ़ती गई। और इन 5 या 6 औरतों ने, जिन्होंने ये शुरू किया था पूरा मूवमेंट, इन्होंने न्यूज खत्म होने के बाद भी गिव अप नहीं किया। हम्म। मुझे अभी भी याद है, जैसे कि मीटू मूवमेंट हुआ था तब भी वो लोग आके हर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बात की थी। हम्म। जब उसके बाद कोई भी उनको मौका मिला, जब भी कोविड भी चल रहा था, उन दिनों में भी ये लोग ऑनलाइन डिस्कशंस करते रहे। आज भी मतलब हेमा कमेटी रिपोर्ट होने से थोड़ा पहले भी, तो हर महीने इनका कोई ना कोई ऐसा एक, जैसे आप ये चला रही हो प्लेटफॉर्म, यू नो क्या होता है कि आप न्यूज में तो नहीं हो ना, आपके हेडलाइंस तो नहीं बन रहे, लेकिन आप प्लेटफॉर्म को डे बाय डे चलते चलाते चले जा रही हो। तो वैसे ही WCC ने किया। दे केप्ट ऑन टॉकिंग ग्रुप्स में, लोगों में, अलग अलग सिटीज में जाके बात किया। हालांकि ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का ही मेनली मूवमेंट था, लेकिन इन्होंने ऑल इंडिया कलर दिया उसको। हमारे यहाँ पे भी बॉम्बे में कई, जैसे हमारा मामी फिल्म फेस्टिवल होता है और अदर फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह, उसमें हर टाइम पैनल में आके इन लोगों ने बातचीत की। हम्म। कभी भी मतलब औरतों के साथ तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें मालूम है कि हर दिन 90 ऐसे केसेस होते हैं जो रिपोर्टेड होते हैं हम्म। औरतों के साथ जो होता है। तो जब भी ऐसी कोई न्यूज वगैरह निकली, ये लोग ने अपने आप अपना अपना सब कुछ छोड़ के, टाइम दे के, न्यूज चैनल्स में आके अपना ओपिनियन शेयर किया। तो इन्होंने मूव ये नहीं बोला हम WCC हैं, हम बदला लेने आए हैं, हम ये करने वाले हैं, वो कर, लेकिन एक सॉलिडारिटी के साथ हर ऐसे केस में खड़े रहे। अभी आरजी कार भी जब हुआ था, तो हम्म। पार्वती रोजाना टीवी पे थी, हम्म। और रोजाना बबीना पॉल वगैरह ये लोग
कितने उन्होंने सेमिनार्स और कितना कुछ किया उन्होंने, काफी वो लेटर्स वगैरह भी निकाले जिसमें सब सिग्नेचर्स लिए। मेरा भी एक लंबा लेटर था जिसमें सिग्नेटरी सिग्नेटरी मैं भी थी। तो हम्म, ऐसे करके, तो एक चुपचाप से ये लोग मूवमेंट को इन्होंने छोड़ा नहीं। और 2017 से लेके इसीलिए तो आप न्यूज में नहीं हो, फिर भी ये गवर्नमेंट को इतना प्रेशर हो कि उसको, उसके पास और कोई चारा ही ना हो बट के रिपोर्ट जी मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको बोलना पड़ा, जी। ओके। डिस्पाइट ऑल द प्रेशर। तो दैट इज द रियल थिंग ऑफ अ मूवमेंट, यू नो। अदरवाइज हेमा कमेटी रिपोर्ट कभी निकलता ही नहीं था। राइट। तो एक तो उन्होंने मूवमेंट इतना सुंदरता से आपने बताया, उसके लिए धन्यवाद। कि इतना, एक तो उन्होंने मूवमेंट आगे चलाया धीरे से, और पहले तो मेंबरशिप उन्होंने बढ़ाया, मतलब हाँ और साइलेंटली लोगों को इकट्ठा किया, सेंसिटिविटी से इकट्ठा किया। बहुत हाँ बड़ा पॉइंट है। उसके बाद उन्होंने बात करना छोड़ा नहीं। प्लेटफॉर्म हाँ मिले या ना मिले, प्लेटफॉर्म छोटा हो बड़ा हो, कोई भी इशू, किसी का भी इशू हो, सिर्फ हाँ, वो नहीं कि ये हमारा नहीं है तो नहीं करेंगे। तो फिर भी वो गए। हाँ So हाँ that is excellent, that no matter what happened, they took someone else's case also, and they kept speaking about it continuously, increase the membership. At what point did they think that they need a justice to come in, and that journey, and how did they bring her on board? And because सी that's very important, because that is getting someone from the four pillars, like you're getting somebody from judiciary to come in, and that's a very different color दैट to a movement. Yeah. दैट दे कुड नॉट हैव डन दैट, ओनली द गवर्नमेंट कैन डू। Right. So how did they? तो थिंग इज के गवर्नमेंट तो आज भी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट को प्रेशर डालेंगे, दूसरी तरफ से भी प्रेशर है। Right. जो मेल डोमिनेटेड हमारे इंडस्ट्रीज में हर जगह मेल डोमिनेशन जो है वो आपके प्रेशर के अगेंस्ट चलता है। जी। तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था टू दिलीप वाला केस जो हो है उसको बंद कर दो, चुप कर दो। मीडिया के ऊपर प्रेशर आया, हम्म, मीडिया के ऊपर भी बोला कि क्या ये कहानी चलाते चले जा रहे हो, दूसरी भी चीजें हैं। ऐसे करके काफी काफी प्रेशर डला। और डब्ल्यूसीसी फॉर्म ही हुआ था 2017 में, ये केस हुआ 2017 में ही डब्ल्यूसीसी फॉर्म हुआ। क्या हुआ कि ये जो डब्ल्यूसीसी है ना, हम्म, इन्होंने तय किया कि हम चुप नहीं होंगे। तो जितना भी प्रेशर इनके, और ये भी कुछ 6-7 मेन फेसेस थे, बाकी सब तो पूरी इंडस्ट्री की औरतें थे इनके साथ, हम्म, लेकिन फेसेस ये सिर्फ 6 या 7 थे। लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया और इसलिए गवर्नमेंट प्रेशर में आई, है ना। और गवर्नमेंट को रिपोर्ट ऑर्डर करना पड़ा, पढ़ा। इनको चुप करने के लिए रिपोर्ट ऑर्डर। और एक आप हंसने वाली बात है, लेकिन उनके भी मन में यही चला होगा कि चलो इनको चुप कराओ, हम्म, रिपोर्ट ऑर्डर कर दो, हम्म, रिपोर्ट तो हम निकलने ही नहीं देंगे, जो कि इन्होंने किया 2019 में, है ना। जी। तो उनको तब भी थ्रेट नहीं हुआ, उनको पता था कि अभी ये हम, ये पेट्रियार्की है, ये पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स हैं, हम मर्द हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो चलो इनको चुप कराओ, रिपोर्ट डलवाओ। लेकिन इसमें बहुत बड़ा हिस्सा, जो बहुत बड़ी बात है, वो है हेमा, जस्टिस के हेमा की, जी। जिन्होंने इनका साथ दिया, जिन्होंने ओवर 2 इयर्स, 2 साल बहुत लंबा टाइम होता है, और सैकड़ों औरतों से बैठ के एक एक इंटरव्यू करना, एक एक बात करना, और फिर उसका पूरा रिपोर्ट बनाना। 2 साल के अंदर शी केम आउट विद द रिपोर्ट, पल्लवी। राइट। It's a great thing that Justice K. Hema also stood by them. So having a woman justice in the judiciary also is a very big. Even if you see Vishaka guidelines, यस। it was the women's movements that pushed Justice Sujata Manohar and others who came in. They were always women, like, you know, who made sure that it was a women's movement of various organizations that pushed it. हम्म। बहुत दम होता है और इन ऑर्गेनाइजेशंस और ये मूवमेंट्स में औरतों का जो एक बार बोलते हैं ना कि 10 औरतें एक बार साथ आ जाए तो उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। बहुत अच्छा हुआ ये सुन के। हमेशा नहीं तो एक सुना जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और हम सब जितनी औरतें यहाँ तो एटलीस्ट है वो ये मानती नहीं है, सही लेकिन है। बोला जाता है। और जो एक बहुत ही आपने पॉजिटिविटी से इसको बोला है, जब 10 औरतें मिलती हैं तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता है। ये सही बात है। इसके 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 बाद जो जो डिटेल है कि वो कैसे हुआ, क्योंकि मीटू मूवमेंट भी एक
पर्टिकुलर मुद्दा था जो सेक्सुअल हैरेसमेंट था उसके ऊपर था, है ना। लेकिन ये हाँ मुद्दा उन्होंने इतना डीपली लिया कि इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन है, वर्क प्लेस सेफ्टी है ना, वर्क प्लेस जस्टिस है, राइट्स है उनके जो वर्क प्लेस पे है, उसके ऊपर भी उन्होंने कैसे उसको फिर वो मुद्दे को इतना बड़ा किया और उसको भी उन्होंने इन्वेस्टिगेट कराया। और मैं यहाँ जितने साथी हैं उनसे यही कहूंगी कि इसीलिए हेमा रिपोर्ट और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हाँ। सिर्फ एक मुद्दे पे नहीं है, ये हर वो मुद्दे पे जहां इसलिए जेंडर जस्टिस का सवाल आता है, जहां औरतों के राइट्स का सवाल आता है, उसके ऊपर ये रिपोर्ट गया है। तो उन्होंने वो कैसे शिफ्ट किया, उन्होंने एक इशू को लेके, लेकिन पूरा इशू कैसे उन्होंने किया। मेन चीज तो ये, दैट वी ऑल मस्ट अंडरस्टैंड कि जेंडर जेंडर जस्टिस जो है ना, वो हम्म, ये सारी चीजों को मिला के एक चीज है। अगर औरत को सेफ्टी, जैसे कि अगर आप सेफ्टी को सिर्फ पकड़े एज अ मुद्दा, तो आप औरत को इजिली दबा सकते हो बाय सिंपली मेकिंग अ एनवायरनमेंट अनसेफ फॉर हर। जहां वो सुरक्षित नहीं फील करती, वहां पे वो इमीडिएटली दब जाती है। तो ये थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट आपके घर में भी है, घर के बाहर भी है, आपकी काम करने वाली जगह पे भी है, और जहां भी आप जाते हैं, मान मान लो मार्केट में भी जाते हैं, तो एक थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट बन के रखा हुआ है ऑलरेडी। हम्म, करेक्ट। और उस थ्रेट में आप सहम के आप हर काम करती हो। तो आई थिंक सबसे बड़ी बात हेमा कमेटी रिपोर्ट की ये थी कि, और अगर आप सहम के कहीं चल रही हो तो आपका कोई भी एडवांटेज भी ले सकता है। तो सेफ्टी और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इंटरकनेक्टेड है, ये दो मुद्दे नहीं हैं। मार्जिनलाइजेशन एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जुड़े हुए मुद्दे हैं। जब आप एक औरत को, मैं भी काम कर रही हूं पल्लवी, आप भी काम कर रही हैं, और हम दोनों सेम काम कर रही हैं, लेकिन आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है और मुझे कम, वो भी एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की तरफ ही लेके जाता है। आप मुझे ऐसे दबा रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडस्ट्री कि आप मुझे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम्म, और कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में कोई भी मेरा फायदा उठा सकता है, और इसी चीज को पेट्रियार्की कहते हैं। तो ये जो मुद्दे, जो ऐसे बाथरूम नहीं है। हाँ, मैं आपको अपना इंसिडेंट एक बार बताती हूँ। जैसे हम लोग बहुत साल में, 1988 की बात कर रही हूँ, हम लोग कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे, और वहां पे दूर दूर तक देयर वाज नो वे फॉर women टू गो टू द बाथरूम, यू नो। और आधी रात को हम लोग गए थे, और एक लड़की थी जिसको सांप ने काट दिया था, ओ, और वो भी हम लोग पूरा दिन होल्ड करके रात को अंधेरा होने के बाद गए थे। तो इन अ वे देखा जाए तो इट इज अनहेल्दी। हम्म, दीज आर इश्यूज। आप कोई भी स्टूडियो के बाथरूम्स जाके देखेंगे तो आप अंदर जा ही नहीं सकते हो। तो अगेन वे, अगर मैं उस जगह पे काम कर रही हूँ जहां पे मुझे टॉयलेट्स क्लीन नहीं मिल रहे हैं, मुझे और कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और कोई रास्ता ढूंढने के लिए मुझे दो चार मर्दों की तो मदद चाहिए होगी, हम्म, और वो मदद लेने में मैं कहीं ना कहीं छोटी बन जाती हूँ, और वो उनका 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 पावर मेरे ऊपर आ जाता। मुझे अपनी पर्सनल चीजें एक्सप्रेस करनी पड़ती है जो मुझे जरूरी नहीं है मैं करूं। What if I'm menstruating, what if I'm whatever, so these are very intrinsic, very sensitive issues. तो जब, आई थिंक डब्ल्यूसीसी का सबसे बड़ा जो मिरेकल एंड मैजिकल था कि उन्होंने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के मल्टी प्रोंग्ड हम्म, इश्यूज उठाए, हम्म, और जो हेमा कमिटी रिपोर्ट निकली है वो हर चीज को उसके दायरे में आती है। हम्म, और एक लेडी को काम में, मतलब इंडस्ट्री में स्टेप इन होने से ऑनवर्ड्स जितने भी हम्म, इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, वो सब के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट निकाली है। और सिर्फ एक्टर से बात नहीं की है। आज भी अगर देखें फिल्म इंडस्ट्री, भले ही बॉलीवुड हो, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री हो, जहां भी हो, फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स आर नॉट इवन 5%। हम्म, 95% विमेन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं।
और जहां पे वो शैडोज में होते हैं, हम्म, हम्म, और जब वो शैडोज में होते हैं वहां पे और भी व्यवहार होता है उनके साथ। हम्म, एक्टर्स तो फिर भी ओपन है ना, हम्म, पर इमेजिन जहाँ पे हेयर ड्रेसर्स हैं, मेकअप लेडीज हैं, स्पॉट गर्ल्स हैं, गैफर्स हैं, डीओपीज हैं, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, असिस्टेंट कैमरा विमेन है, असिस्टेंट, वहां पे तो पता ही नहीं चलेगा उनके साथ क्या हो रहा है। हम्म, हम्म, इसलिए हेमा कमेटी ने एट द बेस्ट, मतलब उन्होंने हर एंगल से पूरे दायरे में पूरे अपने दायरे में सब कुछ लिया, इंटरव्यूज लिए, एवरी पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो एक लेडी को होता है वो उस रिपोर्ट में आ गया। हम्म, अब सिस्टेमिक चेंज होगा, हम्म, क्योंकि आप एक ही मुद्दे को अगर पकड़ेंगे तो वो सिस्टेमिक चेंज नहीं होता है। हम्म, थोड़ी देर तक सब कुछ ठीक हो जाता है, लोग डर जाते हैं, लोग मतलब दुनिया को दिखाने के लिए अपनी, जैसे यहाँ मीटू के बाद जैसे हुआ, आईसी कमिटी सबने बिठा दी अपने ऑफिसेज में, और जैसे ही सारा कुछ चुपचाप हुआ, एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल। हम्म, तो सिस्टेमिक चेंज मीन्स फ्रॉम एवरी एंगल, हम्म, हम्म, and men have to be, and another thing that we have to also take into account is कि सारे मर्द ऐसे नहीं होते, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो जैसे ही एक औरत का जो भी मुद्दा है वो मर्द को भी इम्पैक्ट करता है, हम्म, मर्द भी क्यों एक औरत की सेफ्टी अपने कंधे पे लेके चले, वो भी बेचारा क्यों हमेशा वरिड रहे कि मेरी बहन के साथ ऐसा हो सकता है, मेरी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है, मेरी बीवी के साथ ऐसा हो सकता है। हम्म, अभी आई टेल यू वन मोर इंसिडेंट, जो मेरे साथ, हम लोग कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे थे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, बिहार में बहुत ही दूर के गांव में हम लोग गए थे। इंटरव्यूज मेरी रिसर्च टीम कर रही थी। तो वो लोग जब इन लोग के घर में गए, जहाँ पे एक लेडी थी और उसकी 3 बेटियां थी, उनकी इंटरव्यूज ले रहे थे, तो उनके नीचे, घर के नीचे दुकान थी उनकी ही, जहाँ पे वो उनके फादर जो थे लड़कियों के, वो बैठे हुए थे। तो मैं आई वॉज वेटिंग फॉर द रिसर्च टीम टू डू देयर वर्क, और मैं उनसे बात कर रही थी। वो मुझसे पूछ रहे थे आप कहाँ से आ रही हो, क्या करते हो, ये वो। तो मैंने उनको बताया कि मैं मुंबई में हूँ, राइटर हूँ, मैं टीवी सीरियल बनाती हूँ। टीवी सीरियल बनाती हो, ही आस्क्ड मी। तो हम्म, मैंने कहा हाँ, मैं टीवी सीरियल बनाती हूँ। तो मैं जीन्स और टी शर्ट वगैरह पहने हुए थे, तो उसने बोला, अरे, तो तुम अपनी कहानी क्यों नहीं टीवी पे बताती हो, मेरी बेटियों की फेल कहानी क्यों बार बार बताते रहते हो, हम्म, यू नो सो हाँ, लुक इन टू द डेप्थ ऑफ इट, yeah, वाई। वो भी पूछ रहा है कि क्यों ये कहानियां बता रहे हो जो मेरी बेटियों को और भी पीछे रख रही हैं, हम्म, और आप अपने आप को देखो कहाँ आगे निकल गई हो, तो मेरे टाइप की कहानियां क्यों, अपने टाइप की कहानियां क्यों नहीं बताते हो। तो मैं उनको बैठ के मैंने समझाया, मैंने कहा कि मीडिया में रह के भी हमारे हाथ में, कहानीकार के हाथ में ये बात होती नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के इतने प्रेशर होते हैं, और स्पेशली 2014 के बाद, ये तो शुरू हो गया था 2000 में ही, जब सास बहू का पूरा चक्कर शुरू हुआ था, कि आप प्रोग्रेसिव और मॉडर्न स्टोरीज बता ही नहीं सकते। हम्म, हम आज तक ये झगड़ा कर रहे हैं टेलीविजन इंडस्ट्री में कि आप बताइए, आप ट्रेडिशनल स्टोरीज बताइए, कल्चर वाले स्टोरीज बताइए, क्योंकि हम भी उसी कल्चर और ट्रेडिशन से आते हैं, हम्म, लेकिन मॉडर्न कहानियां भी बताइए। ये जो व्यूअर है, ऑडियंस है, उसके ऊपर छोड़िए, उसको क्या देखना है, हम्म, आप नहीं डिसाइड कर सकते उसको क्या देखना है। हम्म, तो वो आदमी मुझे फिर बता रहा था कि कैसे हम लोग, ये ही से, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटियां काम ना करें, हम्म, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटियां घर से बाहर ना निकलें, हम्म, लेकिन घर से बाहर निकलेंगी, काम करने जाएंगी, उनके साथ कुछ होगा, तो तो उसका वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? जी बिल्कुल। जिम्मेदारी कौन लेगा। तो people have those kind of pressures. So Hema committee report also looks into masculinity, also looks at what the male gender is going through because of the female, because जिस दिन इक्वालिटी आ गई तो मेन भी फ्री हो जाएंगे ना, जी 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 मेन भी तो बंधे हुए हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदरता से बोला कि कितने अलग अलग डिपार्टमेंट की औरतें, हर क्लास की औरतें, क्योंकि हमारे साथी यहाँ जुड़े हैं, वो पॉलिटिक्स में भी बहुत सिमिलैरिटी है फिल्म इंडस्ट्री से, जैसे काम चलता है। बिल्कुल। पॉलिटिक्स भी उतना ही अनऑर्गेनाइज्ड है जितना कि फिल्म इंडस्ट्री है। हाँ। सामने जो दिखते हैं वो सिर्फ 5% है, पीछे जितनी
लोग हैं कैमरा के पीछे, यहाँ भी जो मंच के नीचे हैं इतने सारे लोग हैं, उनकी जो हालत होती है वो बहुत ही अलग होती है। और हमें भी ये भी पता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग सिर्फ जो टीवी चकाचौंध बैकग्राउंड में दिखाई देते हैं वो कुछ नहीं है। आधा से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री गाँव में जाके शूट करता है, छोटे मोहल्लों में जाके शूट करता है, दूर दूर तक जाके शूट करता है। तो उनकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी होती है बहुत अलग होती है। उसके ऊपर पैसे भी पॉलिटिक्स जैसी अनऑर्गेनाइज है, तो काफी कॉमन चीजें हैं। जैसे जैसे आप बातें कर रही हैं इश्यूज के बारे में, यहाँ बहुत हमारी महिला साथी हैं और काफी सारे सेंसिटिव पुरुष साथी भी हैं। वो सब इससे जोड़ के उनकी खुद की कहानी होगी कुछ ना कुछ, जो ऐसी ही कुछ होगी, जो तो इसलिए आई थिंक सब लोग इसको माने, दे विल बी, इट विल रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ देम हियर। तो और उससे भी अच्छा चीज आपने बोला कि एक सिस्टमिक चेंज करने के लिए, अगर आपको सिस्टम को चेंज करना है तो ही बदलाव आएगा। और सिस्टम चेंज करने के लिए आप सिर्फ एक मुद्दा लेके नहीं जा सकते हो। महिलाओं का मुद्दा, हर मुद्दे से उनका जो मुद्दा है, इकोनॉमिक है, फिजिकल एनवायरनमेंट है कि कहाँ काम कर रहे हैं, बाथरूम है कि नहीं है, उससे भी जुड़ा है, हम्म। उससे जुड़ा है। और दूसरा चीज है, सिर्फ महिलाओं का महिलाओं से नहीं जुड़ा है, पर पुरुषों का भी उससे क्या, पितृसत्ता सत्ता से क्या होता है, हम्म। उसका भी इन्होंने अपने रिपोर्ट में उन्होंने ये किया, क्योंकि उनको सिस्टम चेंज करना था। तो ये बिल्कुल एक बहुत बिल्कुल। अच्छी सीख है इस रिपोर्ट से। अभी मैं एक आखिरी दो सवाल आपको पूछूंगी। वो यही सवाल है कि अभी इसका फ्यूचर आपको क्या दिखाई देता है, हेमा रिपोर्ट, और हेमा रिपोर्ट का आउटकम जो हुआ है, आउटकम सिर्फ उस इंडस्ट्री के लिए नहीं, उसका जो आउटकम पूरे इंडस्ट्री को, तो सिविल सोसाइटी को, सोसाइटी में जो है, और जिनको ये जो अब तक इंफॉर्मेशन मिला है, क्या उसका इम्पैक्ट रहा है, क्या उसका आउटकम रहा है, और फ्यूचर क्या रहेगा? तो जैसे कोई भी चीज एक बहुत बड़ी हो जाए और अच्छी हो जाए, जैसे कि हेमा कमिटी रिपोर्ट है, वो एक इनक्यूबेटर बन जाता है, एक एग्जाम्पल बन जाता है कि आपने एक मॉडल चीज। बन जाता है, मॉडल, हम मॉडल बोलते हैं। हाँ, मॉडल बन गया, मॉडल बन के जैसे ही वो मॉडल सक्सेसफुल हुआ, हम्म। तो आपके पास कहने के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है कि वो वाला मॉडल है, वो सक्सेसफुल हुआ है, वो सही हुआ है। तो एक वो बहुत बड़ा उसका आउटकम होने वाला है, क्योंकि हेमा कमेटी रिपोर्ट जो है, ये हर इंडस्ट्री में होगी। हम्म। मुझे मालूम है, क्योंकि अब औरतों को कॉन्फिडेंस मिल गया है अपनी अपनी इंडस्ट्रीज में, अपनी अपनी जगहों पे इंसिस्ट करने के लिए कि दिस सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट शुड कम। हम्म। दूसरा, डब्ल्यूसीसी इज नॉट गोइंग टू गिव अप। हम्म। यहां तक लाए हैं तो यहां से तो आगे लेके ही जाना है। जी। मीडिया का भी काफी सपोर्ट है, मेन स्ट्रीम का भला भले ही ना हो, पर इंडिपेंडेंट मीडिया का बहुत सपोर्ट है उनको। तो वो भी उनके साथ जुड़ा रहेगा और ये बात आगे बढ़ती चले जाएगी। तो इन अ वे देखा जाए तो इसके बहुत ज्यादा आउटकम होने वाले हैं, पर आज नहीं होगा जैसे कि कल ही हो जाए। इसको धीरे 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 आप देखेंगे कि इसका इफेक्ट होगा, और पूरे सिस्टम पे होगा। जी। तो एवरी स्टूडियो अभी, चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने पड़ेंगे, जी। गवर्नमेंट्स को बनाने पड़ेंगे। जी। उनको देखना पड़ेगा कि एवरी बॉक्स इज टिक्ड और नॉट। हम्म। अदरवाइज यू कांट हैव अ स्टूडियो इफ एवरी बॉक्स इज नॉट टिक, देन यू आप फैक्ट्री खड़ी नहीं कर सकते। अगर हर बॉक्स टिक नहीं है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डेवलप वर्ल्ड में होता हम्म। हम्म। है ना। हम्म। वैसे यहाँ पे होना ही पड़ेगा। हम्म। और हम भी तो है ना, एज अ ग्रुप, प्रोग्रेसिव ग्रुप जैसे कांग्रेस के सारे लोग हैं, हम भी तो साथ में है ना। हाँ, बिल्कुल। हमारी भी तो सोच से जुड़ा हुआ है हम्म। हेमा कमेटी रिपोर्ट। तो वो सोच, एक बार सोच जब बदल जाती है, हम्म। तो वो सोच जैसे हमने किया है भारत जोड़ो या वोट जोड़ो यात्रा के जरिए, और कितना कुछ होने के जरिए, तो हम्म। सोच बदलने वाली बात है और वो हो रही है धीरे धीरे। जी। तो एक आखिरी सवाल कि हमारे यहाँ सारे जो साथी हैं पॉलिटिशियंस है, वो इस जो हेमा रिपोर्ट का जो एक तरह का सक्सेस है, और भी आगे जाना है इसको, उसकी उसकी हम्म। यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ तक जो यात्रा उन्होंने मेहनत से यहाँ तक लाई है और उसका एक अच्छा आउटकम निकला है, तो उससे हम क्या सीख सकते हैं कि क्योंकि हमारे साथी यहाँ जहाँ जहाँ है, उनके यहाँ पे भी बहुत सारे इश्यूज हैं, है ना, तो वो कैसे, ये हेमा कपूर क्या सीखेंगे इस रिपोर्ट से, सक्सेस, इस रिपोर्ट के सक्सेस से? एक चीज है, डॉक्यूमेंटेशन तो हर चीज का करना चाहिए। आई फील स्पेशली पॉलिटिशियंस ग्राउंड पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं, तो जो भी कुछ हमारे आसपास हमारे इलाकों में हो रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। जी। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ डब्ल्यूसीसी वाज आल्सो डॉक्यूमेंटेशन। और एक चीज पे लिमिट ना होना, वो बहुत बड़ी सीख निकलनी चाहिए इससे।
और मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाते चले जाते हैं। भले मीडिया आपको धोखा दे दे, गवर्नमेंट आपको धोखा दे दे, सब लोग आपसे अलग हो जाएं, आपको एक मूवमेंट शुरू करने के बाद उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम्म उसके साथ लोगों को जोड़ना चाहिए। लोग जब जुड़ जाते हैं और लोगों के मुद्दे जब क्लियर हो जाते हैं, उनके साथ, आपके मूवमेंट के साथ जुड़ जाते हैं, तो लोग हम्म आपके मूवमेंट को आगे लेके ही जाएंगे। हम्म और औरतों के साथ जो हो रहा है वो तो सही नहीं हो रहा ना। हम्म एक दिन में अगर 90 ऐसे केसेस है जो रिपोर्टेड हैं, आप समझ सकते हैं कि अम, अम, जो अनरिपोर्टेड अगर जोड़े जाएं तो क्या है। जैसे बिल्कुल। कि एक बहुत अच्छे इंसान ने मुझे बोला था कि आप लोग साइलोज में काम करते हैं। आई डोंट नो हाउ टू से साइलोज इन हिंदी। आप अकेले 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 काम करते हैं आप, एक एक मेरा। चीज को लेके काम करते हैं, हाँ। लेकिन अगर एक गवर्नमेंट वैक्सीन पहुंचा सकती है 150 करोड़ लोगों के बीच में, तो एक सोच क्यों नहीं पहुंचा सकती। जी जी। तो आप जो भी काम करें उसके साथ सोच जोड़ दें एक, और हम्म वो सोच को आप आगे बढ़ाएं। हम्म आप अगर पानी का मुद्दा लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ एक और सोच जोड़ दें, हम्म और वो सोच को भी पानी के मुद्दे के साथ, जैसे आप पानी की अवेयरनेस करवाएंगे लोगों को, हम्म सफाई की अवेयरनेस कराएंगे, उस अवेयरनेस के साथ तीन चार और अवेयरनेसेस भी हो सकती हैं। क्योंकि हम्म एक बार आप किसी के घर गए गए कुछ बोलने के लिए, हम्म जरूरी नहीं है कि आप वो एक ही चीज बोल के आ जाए। हम्म आप उनके घर पहुंच गए, उनके दरवाजे पे आपने खटखटाई की, उन्होंने दरवाजा खोला, आप अंदर गए, तो आप तीन चार बातें करके आइए। हम्म अपनी सोच थोड़ी सी और ओपन करके, आई थिंक वो चीज सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हेमा कमेटी रिपोर्ट कभी बाहर आता ही नहीं था हम्म, अगर उनकी सोच बड़ी नहीं होती तो। हाँ। बहुत बड़ी सोच थी उनकी, और वो सोच को उन्होंने कायम किया हम्म बेसिकली। ओके। अच्छा, 1 सेकेंड ना। हाँ। आई वाज जस्ट ट्रांसलेटिंग। थैंक यू, ये बहुत ही अच्छा। आपने पूरा बैकग्राउंड बताया, आपने उसका जो एग्जैक्ट मूवमेंट कैसे शुरू हुआ वो बताया, उसमें कौन से स्टेक होल्डर्स थे वो बताया, उसका इम्पोर्टेंस जो था, इंटरसेक्शनैलिटी जो बहुत बड़ा चीज आपने बोला, जो पूरा सिस्टमिक चेंज करने पे के लिए वो जिम्मेदार है। तो उसके बारे में बताया, और फिर उसके जो पॉलिटिशियन हैं इससे क्या सीख सकते हैं वो भी बताया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी हमारे साथी जो यहाँ जुड़े हैं, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो मैं उनको यहाँ आमंत्रण करती हूँ, अपना हाथ वो इस पे उठाइए। तो मुझे रेज योर हैंड्स एंड वी विल टेक सम 2-3 questions from you. If anybody wants to ask a question, you can definitely ask. जस्ट आपको अपने वो नीचे वो आइकन रहेगा हाथ ऊपर करने का, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। जी। 1 मिनट, हाँ, नौशाद भाई हैज अ क्वेश्चन। हम्म। नौशाद भाई, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ पल्लवी, हूँ। वेरी गुड। मेरा सवाल इसी चीज से जुड़ा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, या बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी होगा, कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो दूषण है ना, का जो एक दाग है, उसमें आपकी सारी बातें मैंने सुनी। उसमें अगर एक एलिमेंट और जुड़ता है, कास्ट का, है ना, अगर वो लड़की है, जैसे एक्ट्रेस है, या फिर वो लीडिंग रोल में है, वहां तक ठीक है। लेकिन वो क्रू में है, कहीं और जगह पे भी वो लड़की है, और वो बाई कास्ट, अगर वो पिछड़ी जाति से है, या तो उसमें भी कोई और चीज आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि उसके साथ जो प्रताड़ित की जाती है वो, या उसके साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस है, वो और ज्यादा बदतर है। ऐसा कुछ आपका अनुभव है, या नॉर्मली ये कॉमन है, किसी भी कास्ट के लिए वो सेम रहता है वहां पे? एज इट इज तो फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री में औरतों को ही लो कास्ट बोलते हैं हम्म ओवरऑल। तो एज सच आई थिंक उसका एक क्लियर मतलब सेग्रीगेशन नहीं है, लेकिन जरूर होता होगा।
हम्म। और उनको मार्जिनलाइज ज्यादा किया जाता होगा। काफी जगहों पे तो मैंने ऐसे नोटिस किया है, मेल हो या फीमेल हो, कास्ट का अगर इशू हो तो एम्प्लॉयमेंट का भी में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। हम्म। तो ये सब है, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल लेवल पे है। सो इट्स इक्वल फाइट, मतलब साइमल्टेनियस फाइट उसके बारे में चल रहा है, डेफिनेटली। और इस पे मैं एक ही चीज ऐड करती हूँ। प्रश्न बहुत अच्छा है, एक ही चीज ऐड बहुत करती हूँ। अच्छा है, हाँ। क्योंकि हाँ, क्योंकि ये जो केरला में ना, स्पेशली बिकॉज ये केरला में केस बना है, केरला में इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनलिज्म थोड़े कम है, काफी कम है एक्चुअली। और कास्ट का भी थोड़ा कम है, ऐसा नहीं कि है, काफी है, लेकिन उतना नहीं जितना अन्य प्रदेशों में है। तो इसलिए शायद एम्फोसिस उसका उतना बढ़ चढ़ के नहीं आ रहा है। लेकिन इसका जब दूसरे प्रदेशों में अगर किसी ने इसको बढ़ाया और इसको आगे लेके गए, और ये आगे जाने ही वाला है किसी ना किसी रूप में, तो जो आपने बताया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगा इंटरसेक्शनैलिटी में डाइव इन करने के लिए। अ, डेफिनेटली आई थिंक जैसे बिहार फिल्म इंडस्ट्री है, यूपी फिल्म इंडस्ट्री में, उसमें बहुत अलग किस्म के मुद्दे आएंगे कास्ट को लेके। डेफिनेटली से सवाल जो आपने किया बहुत बहुत जरूरी सवाल है। बॉम्बे में भी, बॉलीवुड में भी इतना ज्यादा उसके ऊपर एम्फेसिस शायद नहीं होगा, लेकिन और जगहों पे पंजाब फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में जरूर होगा। आई थिंक हर फिल्म इंडस्ट्री में एक रिपोर्ट आनी चाहिए, बिल्कुल। जी, थैंक यू निशाद भाई। किसी और को कोई प्रश्न है तो हाथ अगर ऊपर उठाएंगे तो। जी नंदा जी, आप अनम्यूट कीजिए खुद को। नमस्ते। सबको जय जगत। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र में काफी सारे ऐसे हादसे हुए, और मैम बिल्कुल फिल्म मेकर भी है, और उनका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है। तो फिर मैं ये जानना चाहती हूँ, इसका एक ऐसा भी प्रभाव है, एक तो ये मोटिवेट भी करता है, और दूसरा एक ये है कि डर भी पैदा करता है। जब अभी पिछले महीने की बात है, मुझे एक पेरेंट का फोन आया लोकल से। उसने बताया कि दीदी मुझे शिकायत करनी है, मेरी 13 साल की बच्ची है, स्कूल नहीं जा रही है 4 दिन से, और उसने बताया कि टीचर ने उसे कुछ मतलब गलत तरीके से उसके साथ किया। तो उसने अर्जी लिखी, प्रिंसिपल को दी कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ है। प्रिंसिपल ने यहाँ का जो सिस्टम है, जिला पंचायत की जो स्कूल थी, उसकी ऑफिसर आके उसने इंक्वायरी की, और वो टीचर को उन्होंने छुट्टी पे भेज दिया। फिर लोकल लीडर के पास भी गए, गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन वो गांव वालों ने वो पेरेंट को ये बोला कि आप इसको लीगली आप मत लेके जाओ, गांव हाँ, की बदनामी होगी इसमें, और कुछ नहीं करना है। लेकिन वो पिता ने मुझे जब कॉल किया, उसका ये कहना था कि मुझे तो मेरी बेटी के साथ इंसाफ करना है। तो मैंने बोला ठीक है, आप मुझे बस वो एप्लीकेशन दो जो प्रिंसिपल ने दी, हम उसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे वो घर गया, शाम को मुझे उसका रिटर्न कॉल आया, और उसने बताया कि आप वो सब भूल जाओ जो मैंने आपको बताया, और जो हुआ वो सही है, लेकिन हमें आगे कुछ नहीं करना। क्योंकि मैं अभी घर आया हूँ, मेरी वाइफ का, मेरे बाकी परिवार के मेंबर्स का ये कहना है कि आपको ये सब क्यों करना है, इससे हमारी कितनी बदनामी होगी, जब पूरा गांव हमारे साथ है, बाकी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, तो आप ये मत करो। और उसने बहुत जबरदस्त तरीके से इस बात को रखा कि आप प्लीज कुछ मत करिए। फिर भी मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में इस बात को बताया कि ये हुआ है, तो उन्होंने भी कहा कि जब तक पेरेंट्स आके शिकायत नहीं करते, हम कुछ नहीं करेंगे। मुझे बस ये बोलना है कि उसके पिता को इंसाफ दिलाना था, लेकिन जैसे घर गया तो परिवार को बस वो चीजें याद आई जो मीडिया में आजकल दिखाया जाता है, कि हमारा परिवार भी एक फ्लैश लाइट में आएगा, फिर हमारे बारे में दुनिया भर में ये सारी चर्चा होगी, और उस डर को लेके उन्होंने अपने ही बच्चे के साथ जो गलत हुआ उस चीज को दबा दिया। तो ये जो होता है, तो फिर मेरे जैसे वर्कर को भी बहुत दिक्कत होती है। हम समझा नहीं पाते ठीक से कि बहुत सारे कायदे हैं कि बच्चों के नाम एक्सपोज नहीं होते, उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होती, हम नहीं समझा पाते एज ए टाइम में। तो इसको कैसे मतलब हम लोग समझा पाएंगे? अगर कुछ इसके लिए भी आप सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल
लोग जो देखते हैं वही अपने ऊपर, अपने साथ भी यही होगा, मेरी भी बच्ची का नाम इस तरह से उछला जाएगा, मेरी बच्ची के लिए, इंसाफ के लिए आंदोलन होंगे, जो भी रैली निकलेगी, तो ये उसकी माँ के दिमाग में ये सब चीज आई। उसने बहुत उस अपने मतलब हस्बैंड को डांटा कि आपने ये क्यों किया, आपने क्यों बताया। तो जी। ये भी एक सच्चाई है। तो मेनली क्या, जैसे हमने आई थिंक बीच में आज उस बारे में बात भी की कि बहुत जरूरी होता है कि आप जो भी काम करें उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ देनी चाहिए। इवन एज पॉलिटिशियंस, अगर हमारा रिड्रेसल सिस्टम खड़ा करें हम, जहाँ पे लोगों को वो प्रोटेक्शन मिले, रादर देन एक्सपोज एक्सपोज हो जाएं वो लोग, कि और एक सिस्टम ऐसा आप बनाएं कि जिसके साथ भी ऐसा कुछ गलत होता है, बिना किसी मीडिया के ग्लेयर में, बिना किसी ऐसी चीज में, उसको मुद्दा बनाए बिना हम लोग बैठ के उसको डिस्कस करके आपको बैकिंग देंगे। तक क्योंकि ये सही है कि अगर आप बाहर निकलोगे तो वो बात का बतंगड़ बनेगा और आपकी पूरी फैमिली को एक्सपोज किया जाएगा। और जितने भी ऐसे केस होते हैं, इतना गंद फैलता है उसके आसपास, क्योंकि जो ऑपोजिट वाले लोग होते हैं वो उसको और जितना बुरा बनाते हैं उतनी आपको शर्म खिलाते हैं। तो जैसे WCC ने भी सैकड़ों औरतों के इंटरव्यूज लिए लेकिन उनको रिवील नहीं किया। तो इन अ वे देखा जाए तो आप भी जिस भी जगह पे काम कर रही हैं और जितने भी हमारे दोस्त लोग हर जगह पे काम कर रहे हैं, ग्रुप्स सेट करो, मूवमेंट शुरू करो, उनको पाँव दो ताकि वो चल सकें, और लोग आपके पास आके अपनी चीजें बोलने में शर्माए नहीं, डरे नहीं, उनके हिसाब से आप चलो। तो जैसे जैसे बदलापुर में जो हुआ, मतलब कितना गलत है जो हुआ है, तो लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है कि हम लोग दिन रात फिर टीवी में हमारी पूरी जिंदगी एग्जैक्टली। की पूरी ये हो। तो इन अ वे आपको एक और रास्ता निकालना पड़ेगा उनके लिए, उनको अश्योरेंस देना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को आप फिर और ज्यादा लोगों को जोड़ भी लेंगी अपने साथ, जहां भी आप काम कर रही हैं, हर एक चीज को लेके था, क्योंकि बहुत लोग प्रिवेसी चाहते हैं, नहीं चाहते कि जो जो भी वो बात कर रहे हैं वो पूरी दुनिया को पता चले, क्योंकि टेंशन होती है। आपको पता है एक छोटे से गांव में भी प्रेशर कितने होते हैं लोगों के ऊपर, जी। डराया जाता है लोगों को। इस इस पे मैं और एक सही। चीज, इसमें मैं और एक चीज ऐड करती हूँ फ्रॉम पॉलिटिक्स के इससे, कि नंदा आपका जो प्रश्न था वो सही था कि डर जाते हैं, लेकिन इससे एक सीख है हेमा रिपोर्ट से, जो मैं ऐड ही कर रही हूँ, जो विनीता जी ने बोला है उसको ऐड ही करती हूँ, कि उसको सिस्टम के जैसे देखे। ये करेक्ट। जो इशू है लड़की के साथ जो हुआ है, वो बहुत सारी चीजों से भी जुड़ा होगा। वो किस कास्ट से आते हैं जुड़ा होगा, वो शायद किस कितने कमाते हैं उससे आता होगा, वो क्या पढ़ती है नहीं पढ़ती है उससे आता होगा। और उसके बाद जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करते हैं, तो आपके साथ मैं 100%, ये मेरे को पता भी नहीं लेकिन मेरे 100% कॉन्फिडेंस है, WCC के पास लॉयर होगा, करेक्ट। WCC के पास साइकोलॉजिस्ट होंगे। जो हाँ। साइकोलॉजी जो उनको हम ही साइकोलॉजिस्ट, कभी कभी हो जाता है एज पॉलिटिकल वर्कर्स एंड पॉलिटिशियंस, हम ही साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, हम ही काउंसलिंग करते हैं, हम ही लीगल एडवाइस भी देते हैं, हम ही सब करते हैं, और बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब सिस्टम तैयार हो जाता है, तो हर चीज को, जैसे किसी को आपको सिखाना है कि बैटिंग कैसे करे, हमको सिर्फ बैटिंग सिखाने का ये नहीं है, किसी का बैटिंग इम्प्रूव, हमको पूरा एकेडमी खोलना है, कोचिंग क्रिकेट का एकेडमी खोलना है, हमको क्रिकेट का ICC खोलना है, जो BCCI खोलना है, ऐसे करना है। लोगों को जोड़ना जरूरी है अपने साथ, ताकि आप ताकतवर बने, और जब आप ताकतवर बनेंगे तो और लोग आपके पास आके खुलेआम बात करेंगे, क्योंकि आपके पास लॉयर होगा, कोई होगा। तो ऐसे अपने साथ तीन चार और लोगों को जोड़िए, ताकि आपका सिस्टम बने, और सिस्टम के हिसाब में बहुत लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि फिर उनको लगता है कि हाँ इसमें कुछ बात है। उनको ये भी लगता है कि अकेले आप भी क्या कर लेंगी जब उनके पीछे गुंडे छोड़ देगा कोई, तो है ना। तो वो रियल प्रॉब्लम है, इन रियल प्रॉब्लम से कैसे डील करना है, वी ऑल हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन।
Thank you so much, Nanda ji. I'm sure Nanda ji in some other part of her life has already done this. Yes, yes, definitely. Next, I'll request Amrit ji to please come forward and ask the question. हेलो, जय जगत एवरीवन। नंदा जी, मैं सुन रही थी क्योंकि मैं पंजाब से आती हूँ, तो बहुत सारी कुछ कुछ चीजें, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन टू एक्टिंग, और मुझे एक ऑफर आया और मुझे इसी कारण, बिकॉज कुछ कॉम्प्रोमाइजेस थे, तो मैंने गिव अप कर दिया कि जरूरत नहीं है एक्टिंग मुझे। इफ आई डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी बिकॉज कॉम्प्रोमाइज तो मुझे करना नहीं है, तो लेट इट बी, है ना, छोड़ो। तो देन आई कैन फील द पेन। और पर अब जब आप ये मूवमेंट की बात कर रही हैं, बिकॉज इसमें मुझे, मतलब इट्स लाइक टोटल इंस्पायरिंग मी, बिकॉज ये जो हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मैं अगर आज पंजाब की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात करूं कि आप म्यूट हो गई क्या अमृत जी? आई कांट हियर यू। I can hear. ओके, सॉरी सॉरी, माय Yeah. आ रहा है, जी जी जी। तो जो लोग मर रहे हैं, लड़के मर रहे हैं, वो यूथ नहीं मर रहा, वो माएं मर रही हैं जिनका बेटा मर रहा है। बिकॉज आई लॉस्ट माई ब्रदर, आई एम सफरिंग, एंड माई मदर इज सफरिंग। शी इज गोइंग साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम, उनको डिप्रेशन में है। तो ये जो है, मैंने तो अभी कुछ शुरू किया कि आप बच्चे बेटे पैदा ही मत करो, अब जो 12 20 22 साल में मर जाएंगे, तो बेटर है बाद में सफरिंग करो। बेटा पैदा ना हो, या तो माँ ही संभाले अपने बेटे को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट्स नहीं ले रही। एवरी डे यूथ इज डाइंग, मतलब इतना बुरा हाल है कि बता भी नहीं सकते कि जब आपके बच्चे ने मरना ही है तो आप उसको पैदा ही मत करो। और मेरे मन में बड़े टाइम से ये चल रहा है कि महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा, उनको अपने घर के लिए अंदर लड़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं लड़ेंगी तो ये बचेगा नहीं। अब मुझे, मतलब ये मुझे नहीं पता कि इसको हम, मैं मूवमेंट में लोग मेरे साथ कनेक्ट करते हैं एंड दे वांटेड टू सपोर्ट मी आल्सो, बट इसको मैं बड़ी मूवमेंट कैसे बनाऊं? बिकॉज मेरे घर में कोई आएगा, मेरा बच्चा है, अगर मैं 13 14 साल के बच्चे को मैनेज नहीं कर पाई, वो उसको नशा, वो जा रहा है बिकॉज वो नेक्स्ट मार्केट में है, तो मेरा घर टूटेगा। तो मेरे घर को बचाने के लिए पुलिस सरकार नहीं आएगी, तो मुझे ही लड़के बचाना है। इसको मैं ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक वे में, एंड हाउ कैन आई डब्ल्यूसीसी जैसे एक मूवमेंट बना सकूं, क्योंकि बहुत अभी 8 10 महीने से मैंने यही, मतलब मुझे ये समझ में आया कि माँ के बिना ये प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। एक औरत ही अगर मूवमेंट चला के चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए, लड़ने के लिए निकलेगी, तो ही उसका बच्चा, उसका घर सेफ होगा, और फिर स्टेट, फिर कंट्री। तो अभी मतलब कुछ कुछ आइडियाज तो आए, बट आई एम फीलिंग लाइक कि हाउ समथिंग लाइक डब्ल्यूसीसी कैन बी फॉर्म्ड, और डब्ल्यूसीसी नहीं, या पंजाब में Is that your ये question? It's a very, पर very, कैसे, very, very important thing what you're saying. और ऐसे कलेक्टिव, डब्ल्यूसीसी अकेला नहीं है कलेक्टिव। आपका नाम मुझे नहीं जानती हूँ मैं, लेकिन अमृत के, अमृत, हाँ, हाय। हाय अमृत, बहुत अच्छी बात आप बोल रही हैं। और डब्ल्यूसीसी अकेला एक कलेक्टिव नहीं है। मैंने एक बिहार में भी बहुत दूर के गांव में देखा है जहां औरतों ने इकट्ठा मिलके अपना कोर्ट खड़ा किया है। दे हैव अ कोर्ट। और वो उन्होंने एक जगह पे, जहां पे भी अगर किसी भी औरत को उसका मर्द मारता है या वो कोई भी कंप्लेंट करती है, तो वो आपस में मिलके उसको रिजॉल्व करती हैं, उसको बुला के पनिशमेंट देती हैं। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट। आप औरतों को अगर इकट्ठा करें ना, उनकी ताकत बहुत बहुत ज्यादा बड़ी है। एक और शायद फिल्म थी जिसमें जहां भी एक मर्द एक औरत को मारता था, तो बाकी की गांव की औरतें बर्तन लेके ढंग 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 उसके घर के बाहर जाके खड़ा करते थे। तो इतना रौला पाते थे कि मतलब शर्म आने लगे उस मर्द को जो अपनी औरत को मारे। तो ऐसे करके जो औरतों का कलेक्टिव होता है ना, उसमें ताकत बहुत ज्यादा होती है। और उनको आप इकट्ठा करके मिलके रेगुलर, क्या कलेक्टिव का मतलब क्या होता है?
अगर 10 औरतें मिले, हफ्ते में एक बार भी मिले और आपस में बातचीत करें, कलेक्टिव फॉर्म हो जाता है और फिर उसको उसमें लोग जुड़ने लगते हैं। और ड्रग्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आई थिंक ओनली विमेन कैन रिजॉल्व इट, बिकॉज आप सही बोल रही हैं कि औरत का ही दिल टूटता है जब उसका बेटा, जैसे आप इतनी अच्छी बात बोली कि मतलब पैदा ही ना करो, तो लोग यही तो कहते हैं लड़कियों के बारे में भी, तो लड़की पैदा ही ना हो, क्योंकि वो पैदा होगी तो फिर ये सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ेंगे। अब लड़के के लिए भी लोग बोल रहे हैं कि लड़का ही पैदा ना हो। तो बहुत सोसाइटी में बहुत बड़ा इशू है ड्रग्स का, और इसको रिजॉल्व करने के लिए कलेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे, सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा, सिस्टम से ही ये सब कुछ होगा। आप ग्रुप्स बनाइए, ग्रुप्स में लोगों को रोल्स दीजिए, रोल्स देने के बाद रेगुलर मीटिंग्स कीजिए। आप देखते रहिए कितना बढ़ता 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 कहाँ निकल जाएगा वो मूवमेंट। हर इंसान अपने आप में एक मूवमेंट खड़ा कर सकता है, इट्स पॉसिबल। थैंक यू फॉर द नाइस क्वेश्चन एंड द ग्रेट आंसर टू इट। तो मैं इसी के साथ, अगर किसी के और प्रश्न नहीं है तो मैं इसी के साथ आई we come to the end of this talk, unless Vinta ji, do you want to add something right before going? It's been very wonderful. Thank you so much, Pallavi, for having me. It's a very big privilege कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस और नॉलेज शेयर कर रही हूँ। आई होप कि मैंने जो बोला उसमें थोड़ा बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेशन आपको मिला। बट इट्स अ वेरी बिग प्रिविलेज। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी वेरी मच विंता जी, आप आए यहाँ पे, आपका टाइम आपने इसके लिए दिया, आपका जो जितना इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस है वो आपने सबके साथ अनुभव शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफी हेल्पफुल हुआ है। मैं अपने साथियों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि और जाइए, हेमा रिपोर्ट के बारे में और पढ़िए। किसी दिन मन करे, अगर मूवमेंट के बारे में कुछ करना है, हमारे बहुत सारे साथी खुद मूवमेंट चला रहे हैं, औरतों के साथ भी चला रहे हैं, उनसे मिलिए, WCC को जाके मिलिए। Yes. Vinta ji, I'm sure is the We this should arrange a meeting whenever possible. We should get conversation. one or two of the WCC women Yes, to meet come with and speak everybody. with other हाँ, women. We yeah, will yeah, we will definitely plan. yeah. Okay, and Vinta ji का तो of course email डेली आय का email ID है ही, वहाँ आप लिख सकते हैं उनको, और भी Hmm. कुछ प्रश्न होंगे तो I'm sure that will be fine. So thank you very very much Vinta ji. एंड ऑल्सो अगर कुछ ऐसी चीजें हो डेली, आई विल बी मोर देन हैप्पी के आपके लिए आर्टिकल्स हम लिख पाएं और आपके जो मुद्दे हैं उनको शोकेस करें। कुछ केसेस हो जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं, अगर आप वो कहानियां हमको भेजेंगे, हम लोग जरूर पब्लिश करेंगे जी और वाइडर ऑडियंस को पहुंचाएंगे। जी जी जी। या Thank you very much Vinta ji. Really really appreciate माय you प्लेजर, taking time and doing this. Thank you. I'll stop the recording. टोटली माय प्लेजर।